हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एवं आप लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आज हम लोग संवैधानिक संस्थाओं की सीरीज में अगला संस्था वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इस सेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि वित्त आयोग की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका कार्य क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है, इसका दायित्व क्या है, इसका गठन कौन करता है, इसका गठन कैसे किया जाता है, यानी कि वित्त आयोग से संबंधित हर एक बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान द्वारा केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं और केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली भी बनाया गया है, जबकि राज्यों को कम शक्तियाँ दी गई हैं। यानी कि अगर हम देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच असंतुलन तो है। अब इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए किसी साधन की तो ज़रूरत होगी, तो उसी साधन में से एक है संविधान द्वारा सृजित संस्था वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। देखो, किसी भी शासन व्यवस्था को यदि निरंतर गति प्रदान करना है ना, तो इसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है। और हमारे यहाँ क्या है ना कि वित्त के मामले में भी केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और राज्यों को कम शक्तियाँ दी गई है। और राज्य जो है वो वित्तीय रूप से भी केंद्र के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इसी के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई, जो केंद्र व राज्यों के बीच व्याप्त जो ये वित्तीय असंतुलन है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संतुलन है, असंतुलन है, इसी को संतुलित करने का कार्य करे, है ना। तो वित्त आयोग क्या करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय असंतुलन है इसको संतुलित करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक वर्ड है अर्ध न्यायिक निकाय। अब देखो, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये तो हम सब जानते हैं, और इसकी प्रकृति सलाहकारी है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब अर्ध न्यायिक का क्या मतलब हुआ? अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब होता है कि यह दंड देने की व्यवस्था नहीं करता है। जैसा कि एक होता है न्यायिक निकाय, एक क्या होता है, एक होता है न्यायिक निकाय, ठीक है, और एक होता है अर्ध न्यायिक निकाय। अब दोनों में हम लोग अंतर समझ लेते हैं। अब देखो, जो न्यायिक निकाय होते हैं ना वो दंड देने की व्यवस्था करते हैं, और जो अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, अर्ध न्यायिक सॉरी ठीक है, तो जो न्यायिक निकाय होते हैं, न्यायिक निकाय वो दंड देने की व्यवस्था करते हैं। अर्ध न्यायिक निकाय, ठीक है, ये दंड देने की व्यवस्था करेंगे। और जो अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं वो निर्णय यानी कि फैसला सुनाते हैं और आगे सिफारिश करते हैं। और जैसे कि वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, तो वित्त आयोग ही तो केंद्र और राज्यों के बीच आय और व्यय को देखता है और फिर यह निर्णय लेता है कि राज्यों को कितना वित्त देना है और राज्यों के बीच इसे किस प्रकार बांटना है। ठीक है, मान लो कि 1000, जैसे कि मान लो यदि 1000 रुपये हैं, ठीक है, केंद्र के पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपये हैं, ठीक है, और इसमें और इन 1000 में से राज्यों को जो देने की व्यवस्था होगी उसमें से क्या करेगा, वित्त आयोग बोलेगा कि आप क्या करो कि 40% राज्यों को दे दो, ठीक है ना। केंद्र के पास 1000 रुपये है और मान लो जैसे कि 15वें वित्त आयोग ने 42% राज्यों को देने की सिफारिश की है, ठीक है ना। तो वित्त आयोग ने कहा कि आप 42% क्या कर दो, राज्यों को दे दो, परंतु हर राज्यों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, है ना। किसी राज्य की आय कम होती है तो किसी राज्य की आय अधिक होती है, किसी राज्य का व्यय कम होता है तो किसी राज्य का व्यय अधिक होता है।
अब किस राज्य को कितना वित्त देना है इस 42% में से, ये भी सिफारिशें या ये भी सलाह कौन देता है, ये भी सलाह वित्त आयोग देता है। ठीक है ना। अब 1000 में से 42% तो राज्यों के लिए निकल जाएगा, लेकिन अब इस 42% में से किस राज्य को कितने देने हैं, इसकी भी सिफारिश वित्त आयोग ही करता है। ठीक है ना, और यह बताना वित्त आयोग का ही काम है। ठीक है, अब हम लोग इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे था कि इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है और इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं, और हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। यानी राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष तो इसका गठन करेंगे ही, अगर उन्हें यह अनुभव हो कि नहीं इससे पहले भी करने की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति इससे पहले यानी 5 वर्ष से पहले भी इसका गठन कर सकते हैं। फिर जब हम इसके संरचना की बात करते हैं तो है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि वित्त आयोग में कुल 1 + 4 = 5, यानी कि 5 सदस्य होते हैं और इस 5 में से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, और इनका जो कार्यकाल होगा वह राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। यानी इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के अधीन होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, यानी कि एक कार्यकाल पूरा करने के बाद भी यह दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। फिर है कि संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। यानी कि कौन सा व्यक्ति वित्त आयोग का सदस्य हो सकता है और उसका किस प्रकार चयन किया जाए, इसके निर्धारण करने का जो अधिकार है वो संविधान ने संसद को दे रखा है, और इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। और इसी अधिकार के तहत संसद ने क्या किया है कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होंगे या फिर सदस्य होंगे उनके लिए जो विशेष योग्यताओं का निर्धारण है वो संसद ने किया है। ठीक है, फिर है कि अध्यक्ष जो होंगे वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। यानी कि जो अध्यक्ष होंगे वित्त आयोग के, उन्हें सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, और अन्य 4 सदस्य जो होंगे वो निम्नलिखित में से चुने जाने चाहिए। यानी कि अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए अन्य 4 सदस्यों के लिए, जिसमें से पहला है कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। यानी कि जो अन्य 4 सदस्य होंगे वो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकते हैं, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, या फिर इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, यानी राष्ट्रपति को जो लगेगा कि एक तो मान लो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, या फिर राष्ट्रपति को लगेगा कि कोई व्यक्ति इस पद के लिए योग्य है ना, तो फिर वह उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता उनमें होनी चाहिए। या फिर है ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी वित्त आयोग का सदस्य हो सकता है जिसके पास लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष अनुभव होना चाहिए। फिर तीसरा है कि ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। यानी कि या फिर ऐसा व्यक्ति भी वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है जिसके पास प्रशासनिक ज्ञान हो और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव होना चाहिए। या फिर ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अर्थशास्त्र का भी अच्छा खासा नॉलेज रखता है तो वो भी वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने इसकी संरचना देख ली। अब हम लोग इसके कार्यों को देख लेते हैं। इसका कार्य है सबसे पहला कि भारत के राष्ट्रपति को यह निम्नांकित मामलों पर सिफारिशें करता है। यानी वित्त आयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति को क्या करता है, कुछ मामलों पे सिफारिशें करता है। ठीक है, जैसा कि पहला इसका कार्य है कि यह संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का वितरण संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। अब देखो इसको ऐसे समझो, इसको हम लोग साधारण लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि केंद्र को जो आय प्राप्त होती है और जिसमें से राज्यों को जो देने का प्रावधान है, तो वित्त आयोग सबसे पहले यह सिफारिश करेगा कि राज्यों को इसमें से कितना प्रतिशत देना चाहिए और राज्यों के बीच इसे कैसे बांटना चाहिए। ठीक है ना, तो संघ और राज्यों के बीच जो करों के शुद्ध आगामों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगामों का कैसे आवंटन किया जाना चाहिए, इसकी सिफारिशें राष्ट्रपति से कौन करता है, वित्त आयोग करता है। फिर है
कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। यानी कि भारत की संचित निधि में से राज्यों को कितना अनुदान देना चाहिए, इसकी सिफारिश भी वित्त आयोग करता है। ठीक है, भारत की जो संचित निधि है इसमें से राज्यों को कितना प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में देना चाहिए, इसकी सिफारिशें भी वित्त आयोग करता है। फिर इसका तीसरा काम है कि यह राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं, पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य को संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय बताते हैं। अब देखो, आप लोग इसका मतलब नहीं समझोगे, इसे मैं एकदम ईजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है कि संचित निधि के संवर्धन का अर्थ सबसे पहले समझो। ये जो संचित निधि के संवर्धन है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे मान लो कि राज्य वित्त आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि राज्य अपनी संचित निधि में से 100 रुपये ज़्यादा दे। मान लिया हमने कि पहले 100 रुपये राज्य वित्त आयोग जो है राज्य सरकार पहले क्या करती थी, पंचायत या फिर नगर पालिका के लिए 100 रुपये देती थी। लेकिन अब राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की कि देखो आप जो है अब 100 रुपया और दो, है ना, अब 100 रुपया आपको और देने होंगे। तो अब राज्य सरकार तो पहले 100 रुपये दे रही थी, अब राज्य सरकार को 100 रुपये और अधिक देने पड़ेंगे। तो ये कहाँ से राज्य सरकार आखिरकार देगी, है ना। तो पंचायत एवं नगर पालिकाओं को तो अब राज्य सरकार 100 रुपये ज़्यादा देगी। तो आखिरकार ये 100 रुपये कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए भी उपाय कौन बताएगा, इसके लिए भी उपाय बताएगा वित्त आयोग, है ना, फाइनेंस कमीशन। कि आखिरकार ये जो 100 रुपये आप एक्स्ट्रा दोगे तो आप कहाँ से ये 100 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझो, जैसे कि क्या है कि आपको पहले पॉकेट मनी देते थे आपके पिताजी 100 रुपये, है ना। अब आपने कहा कि पिताजी मेरी और आवश्यकताएं बढ़ गई है और आप मुझे 100 रुपये और दो, है ना। तो अब क्या होगा कि अब 100 रुपये उन्हें और एक्स्ट्रा कहाँ से लाने होंगे, तो कोई उन्हें बताएगा कि आप क्या करो कि यहाँ पे पार्ट टाइम कोई जॉब है आप उसे कर लो, वहाँ से आप 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा लोगे, फिर ये 100 रुपये आप अपने बेटे को दे देना पॉकेट मनी के रूप में, है ना। तो यही जो उपाय यानी कि कार्य जो सुझाता है, ये भी कौन सुझाएगा, ये भी वित्त आयोग ही बताएगा। ठीक है ना। फिर इसका चौथा काम है कि राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय, यानी कि ऐसे मामले जो देश के सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था से जुड़े होते हैं, उन मामलों के लिए भी यह राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके कार्यों को देख लिया। फिर एक है कि 1960 तक आयोग यानी कि वित्त आयोग असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निवर प्राप्तियों की एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था। यानी कि वित्त आयोग क्या करता था 1960 तक, यानी कि 10 वर्षों तक जो है सो यह सहायता राशि देने के बारे में, यानी कि 1960 तक क्या था ना कि वित्त आयोग असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट के जो उत्पाद होते थे इसके लिए जो सहायता राशि कितनी दी जानी चाहिए, इसकी भी सिफारिशें या इसकी भी सुझाव जो है यह सरकार को देता था। संविधान के अनुसार यह सहायता राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती रही। यानी कि सहायता राशि जो ये जूट के उत्पादों पर दी जाती थी राज्य सरकारों को, यह केवल 10 वर्ष तक ही दी जाती रही। ठीक है। फिर है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। यानी कि वित्त आयोग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट होगी वह क्या करेगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे, इसे संसद के दोनों सदनों में रखेंगे। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के विवरण को भी रखा जाता है। यानी राष्ट्रपति क्या करेंगे कि सिंपल वे में समझो कि वित्त आयोग क्या करेगा कि अपनी रिपोर्ट सौंपेगा राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति उसे दोनों सदनों के पटल पर रखेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे है सलाहकारी भूमिका। ठीक है ना। सलाहकारी भूमिका का मतलब क्या है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वित्त आयोग जो है एक सलाहकारी निकाय है। इसकी प्रकृति जो है वह सलाहकारी है, अर्धन्यायिक होने के साथ साथ सलाहकारी है। यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है। ठीक है ना। आप लोग ये जान लो कि वित्त आयोग की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, वह सलाहकारी होती है। इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता है। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है
कि वह राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे या फिर ना करे। यानी कि वित्त आयोग की जो सिफारिशें होंगी वह प्रकृति में सलाहकारी होगी। और मान लो ये जैसे कि अभी 15वां वित्त आयोग जो बोला है कि आप 42% राज्यों को दो, तो यह अब केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह 42% राज्यों को दे या फिर ना दे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया जाता है, ठीक है ना। इसे दूसरे शब्दों में भी हम व्यक्त कर सकते हैं कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी। यानी कि हमारे संविधान में यह नहीं बताया गया है कि सरकार जो है वो वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रति बाध्य होगी। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा, ठीक है। यानी कि साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो बस वही है कि वित्त आयोग जो भी सिफारिशें करेगा केंद्र सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और संविधान में भी ऐसी कोई उपबंध नहीं किए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वित्त अब तक जो वित्त आयोग अब तक टोटल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है ना। जिसमें से पहला आप लोग याद रख सकते हो कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे। इनकी नियुक्ति वर्ष 1951 थी। इन्होंने 1952 में रिपोर्ट सौंपा था और इनके रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष अगर आप देखो तो 1952 से 57 था। आप इसे जो है इतना ज़रूर याद रखें कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे, है ना। और अभी जो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है इसके कौन है, इसके एन.के. सिंह हैं। और ये यदि आप लोग इनके रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष देखो तो वो 2020 से 25 तक है। तो आप लोग इतना ज़रूर याद रखें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। अब वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेदों पर अगर हम लोग नज़र डालें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 280 जिसमें वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। और फिर है अनुच्छेद 281 जिसमें वित्त आयोग की अनुशंसाएं दी गई हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि वित्त आयोग से संबंधित हर एक बिंदु हर एक बिंदु पर हमने चर्चा की और हर एक पहलू से आप रूबरू हो गए होंगे और आप लोग का यह जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।